हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, रशिश शाह एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन और विकास खेमानी प्रेसिडेंट। आप दोनों का ही स्वागत है। विकास, जानना चाहता हूँ आपसे कॉन्फ्रेंस के बारे में। इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ थीम्स लेकर आप चले हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला? इस बार जो हमने कॉन्फ्रेंस की उसका थीम रखा था एंटी फ्रेजाइल, जिसका मतलब कि जो कंपनियां ये पुराने समय में कॉरपोरेशंस जो पिछले 5-6 सालों के अंदर जो एक टफ टाइम था, एक अनसर्टन पीरियड था, वॉलेटाइल पीरियड था, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग उभर के आई। तो उसका एंटी फ्रेजाइल जो होती है वो वीक कंपनियां होती है। एंटी फ्रेजाइल मतलब जो कंपनियां और जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग ना आए एक ख़राब पीरियड के बाद में। तो ये हमारा थीम था। तो हमने सोचा कि पिछले 5-7 सालों में जो भी कंपनियां हैं वो नॉट ओनली फ्रॉम अ रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी एंड नंबर्स पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पर्सपेक्टिव एंड कैप्चरिंग द अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव, एक जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रेंथ्स होती हैं उनके पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी अच्छे उभर के आई है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी स्केल अप कर सकती हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को ऑफर करेंगी। उन कंपनीज़ को हमने प्रेजेंट किया था और वही एक हमारा इस उनमें से कुछ कंपनियों को, सिलेक्टेड कंपनियों को हमने इस बुक में भी कैप्चर किया था। तो ये बुक हमारी कॉन्फ्रेंस पे लॉन्च हुई थी, उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला और इस बार जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी हमारे को लगता है कि हमारी बेस्ट एवर कॉन्फ्रेंस थी। इसमें काफ़ी एफआई इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन था। 102 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, प्लस आई थिंक ऑलमोस्ट 300 से 350 इन्वेस्टर्स आए। लेकिन रशिश, किस तरह के इंडिकेशंस आपने इस कॉन्फ्रेंस से पिकअप किए हैं? इन्वेस्टर्स क्या इंडियन मार्केट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त? आई थिंक ये जो लास्ट 5-6 महीने में थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। 5-6 महीने पहले इन्वेस्टर को ये था कि इंडिया ऑफ ट्रैक हो गया है, इंडिया ने अपने खुद के इतने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हैंडल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन ये लास्ट 5-6 महीने में जो गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किए हैं, रिजर्व बैंक ने किए हैं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम है, जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है और ऑफ कोर्स इलेक्शंस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट आगे है इन्वेस्टर्स के लिए। और हमने देखा है कि काफ़ी इन्वेस्टर लोग ये उम्मीद में है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जो प्रो बिजनेस हो। आई थिंक प्रो इन्वेस्टमेंट, प्रो बिजनेस, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की आई थिंक हर किसी को अपेक्षा है। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर लोग हमें ये भी पूछ रहे हैं कि अगर इलेक्शन मैंडेट थोड़ा फ्रैक्चर रहेगा, अगर क्लीन नहीं आया मैंडेट, तो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस की ये जो थीम थी थ्राइविंग इन एडवर्सिटी, कि जो एडवर्सिटी लास्ट 3 साल में इंडिया में हुई है और उसमें अगर ये कंपनी ने इतना अच्छा किया है तो इलेक्शन रिजल्ट कुछ भी आए, काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं इंडिया में कि हु विल कंटिन्यू टू थ्राइव। और ये कंपनी आपका प्लान बी हो सकता है। तो प्लान ए है और प्लान बी है। यही मैं भी जानना चाहता हूँ और शायद हमारे सारे दर्शक भी कि अभी तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद इस बार एक किसी पूरे यूपीए को या फिर एनडीए को क्लियर कट मेजोरिटी मिले। एनडीए काफ़ी हद तक आगे चल रही है और शायद सरकार भी बनाए जो बाजार भी चाहता है। फर्ज करें कि फ्रैक्चर मैंडेट ही आए, तो आप जो बता रहे हैं कि आपसे काफ़ी लोग, काफ़ी एफआईज, काफ़ी इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं, उन्हें आप क्या कह रहे हैं? फिर क्या मार्केट में फिर इन्वेस्ट करने के लिए इंतज़ार करना चाहिए या फिर अभी ही मौका है, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो? आई थिंक ये स्ट्रेटजी है कि अगर क्लीन मैंडेट आती है, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन उसके साथ आती है, देन आई थिंक ब्रॉड मार्केट विल डू वेल। तो उसमें काफ़ी बीटन डाउन सेक्टर्स है, काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनीज है, उसमें मैं भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगा। अगर वो नहीं होता है और ये प्लान बी की तरह जाना है तो फिर इन्वेस्टर्स को सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन देर आर अबाउट 80 और 100 कंपनीज जो काफ़ी कंपनियाँ इसमें कवर भी की है, विच विल कंटिन्यू टू डू वेल। सो अगर एडवर्सिटी आ गई तो ये तो थ्राइव करेंगे। तो अगर मार्केट करेक्शन होगा तो एक्चुअली ये प्लान बी के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और ऐसे में विकास, आप क्या राय दे रहे हैं एफआईज को? क्योंकि आप इतना अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल करते हैं, डे इन डे आउट एफआई से बातचीत करते हैं, मूड क्या बन रहा है उनका? आई थिंक मूड यही है कि एक काफ़ी माहौल बना हुआ है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएंगे। उस हिसाब से इन्वेस्टर्स इस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हुए नजर आए कि अगर चेंज होता है तो किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, और दूसरा अगर नहीं होता है तो कौन सी कंपनियां जो अच्छी कर रही है। तो जैसा कि आई थिंक अभी हमने बताया कि ऐसे सेक्टर है जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो भारतीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है। इसका ग्रोथ जो बाहर के अर्थव्यवस्थाओं पे डिपेंडेंट है वो अच्छा कर रहा है और वो करते रहेंगे। तो एक देखेंगे तो आप इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में वो एक प्रतिशत है वो बढ़ा है। उसके अलावा भी आई थिंक हम कह रहे हैं कि एक थोड़ा बीटा
पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, जहाँ पे अच्छी कंपनियां हैं, सेक्टर जो अभी बीटन डाउन है, बैंकिंग जैसे हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, जहाँ पे अभी थोड़ी एक स्ट्रेस चल रही है, वो उनमें थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए और एक बिल्ड पोर्टफोलियो जो अगर इन्वेस्टर इलेक्शन आउटकम अच्छा भी आता है तो एक अच्छे से आउट परफॉर्म करें। तो एक बात साफ है कि एडलवाइस की कॉन्फ्रेंस में भी और इस वक्त एडलवाइस के दोनों दिग्गज भी एफआईज को यही राय दे रहे हैं कि पैसा लगाने का मौका है भारतीय बाजार में। इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा है तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी होगी, और इलेक्शन का रिजल्ट अगर कमज़ोर भी रहा तो कुछ न कुछ ऐसी कंपनियां ज़रूर हिंदुस्तान में है जो किसी भी वक्त कैसे भी वक्त बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इसी कंपनियों पर जो इन्होंने पूरी एक बुक लिखी है, थ्राइविंग इन एडवर्सिटी, इस बुक में शामिल हुई कंपनियों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों की जो एंटी फ्रेजाइल है, यानी कि इकोनॉमी के हालात कैसे भी रहे, बाजार का मूड कैसा भी रहे, साल दर साल इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने वाली ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर आप 3, 5, 7, 10 साल का व्यू लेकर चलें। रशीश, आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये थीम और किस तरह से आपने चुनी और क्यों आपको लगता है कि एंटी फ्रेजाइल कंपनियाँ किस तरह से चुनना चाहिए और क्यों ये बेहतर है? ये जो एंटी फ्रेजाइल की कॉन्सेप्ट है, ये एक ऑथर है नासिब निकोलस तालिब, द सेम ऑथर जिसने बुक लिखी थी ब्लैक स्वान, वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, उनकी ये 3rd बुक है एंटी फ्रेजाइल करके। और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि एंटी फ्रेजाइल कंपनियां होती है कि जो एडवर्सिटी के बाद स्ट्रॉन्गर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अनब्रेकेबल है, कि वो फ्रेजाइल नहीं है, वो एक्चुअली एडवर्सिटी में स्ट्रॉन्गर होती जाती है। जैसे आप स्टील बनाते हैं तो स्टील को जब भी आप हीट एंड प्रेशर जब भी उस पर अप्लाई करते हैं तो उससे हीट स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये कंपनियां हैं, ये इकोनॉमीज ऐसे होते हैं जो एंटी फ्रेजाइल कहलाते हैं। उनकी ये खास किस्मत है कि स्ट्रेस आने के बाद, एडवर्सिटी आने के बाद ये इवन मोर स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। और हम लोगों ने जो 25 कंपनियां कवर की है, ये लास्ट 15-20 ईयर्स में हमने देखा है कि हर स्ट्रेसफुल पीरियड के बाद ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस आता है तो उसमें कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो ये ऐसी कंपनियां हैं कि जिनकी कैपेबिलिटी, कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हुआ है। एंड लास्ट 15-20 साल में इंडिया में काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड आए हैं, इंडिया में आए हैं, ग्लोबल आए हैं, और इसमें ये कंपनियां ने थ्राइव की है, सर्वाइव नहीं की है, थ्राइव हुआ है। विकास, आपने बात की कि अभी भी कुछ सिस्टम में दिक्कतें हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जहां पर अब भी दिक्कतें दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद आपकी बुक में कुछ बैंक्स, कुछ प्राइवेट सेक्टर दिग्गज बैंक है जो शामिल है। किस तरह से आपने इन बैंक्स को चुना है और क्या आपको इन बैंक्स में पसंद है? मेरे ख्याल से ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस, ये 3 आपकी बुक में शामिल है। तो अगेन उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहा है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम है, तो उस ग्रोथ में सबको इम्पैक्ट होने वाला है, तो ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं था कि इस 4-5 साल के पीरियड में इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसी क्या क्या वस्तुएं की जिनकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हुए हैं। जैसे कि आपने ICICI बैंक का नाम लिया, तो आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में उनकी परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी है वो 7-8% के ROE से 15% के आसपास ROE बढ़ गई है। प्लस जो उन्होंने रिटेल मार्केट में प्रेजेंस खो दी थी वो वापस काफ़ी हद तक गेन कर ली है। सो ये देखा गया है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने, एक तो क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्ट्रेस आता है, दूसरा कुछ इंटरनल वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। तो ये जो फेलियर और सेटबैक्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनको वो मीट करके कैसे स्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा ICICI बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 5 साल से पहले हर साल वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, और वो स्ट्रॉन्ग होने में खाली एनवायरनमेंट का हाथ नहीं है, मैनेजमेंट टीम ने काफ़ी कुछ ऐसा काम किया है, फोकस लाए हैं, स्ट्रैटेजी को फोकस बनाया है, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन को रीओरिएंट किया है। तो उसका बेनिफिट है जो नेक्स्ट टाइम पे वापस अभी ग्रोथ आएगी तब मिलेगा। जैसा कि आप HDFC बैंक देखेंगे तो उनका भी आप देखेंगे तो उन्होंने एक रूरल में पूरा पैरेलल मार्केट कैप्चर करने का काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। सो उन्होंने उस तरह से, तो हमने क्या क्या फोकस किया, खाली जो नंबर्स के ऊपर नहीं किया, बट इंटरनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की उनकी आंतरिक व्यवस्था कैसी है, जिससे वो, और टीम का माइंडसेट कैसा है, टीम का स्ट्रैटेजी पे फोकस कैसा है, एग्जीक्यूशन पे फोकस कैसा है, पीपल एम्पावरमेंट कैसा है कि भाई उनके लोग डिसीजन ले, कल को कोई भी लीडरशिप चेंज होती है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा उसी व्यवस्था के अंदर और उससे अच्छी व्यवस्था के अंदर। तो ये सब फोकस किया, क्योंकि एंटी फ्रेजाइल 1-2 साल की कहानी नहीं है, ये हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन 10-20 साल तक सर्वाइव करेंगे और काफ़ी हद तक ग्रोथ करेंगे। तो उसके लिए जो इंटरनल सेटअप ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। हमारा सारा फोकस उसी पर रहा है। तो उससे नजर आया कि भाई ये जो
बैंकों के अंदर ये पासिंग फेज है, चले जाएगा और इसके अंदर ये तीनों बैंक ऐसी लगी कि भाई ये काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड हैं और जैसे ही ग्रोथ वापस आएगी इनमें एक काफ़ी सुपीरियर ग्रोथ का माहौल बन सकता है और ये एक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो यानी सकती कि है। सिर्फ सेल्स, मुनाफा और मार्जिन्स के आंकड़ों के आगे निकलकर इंटरनली आप मैनेजमेंट को जाकर कैसे समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उससे डिसाइड होता है कि कंपनी लंबे समय तक बेहतर कारोबार करेगी या नहीं। लेकिन एक स्पेस जो वाकई में काफ़ी अच्छा कर रही है और उसमें से दो कंपनियों को आपने जगह दी है रशेष, उस पर राय लेना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस और TCS दोनों ही आपके इस बुक में शामिल है, दोनों कंपनियाँ आपको पसंद है क्यों? और ख़ास बात ये भी कि जब इन कंपनियों को बाजार ऑलरेडी इतने ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है, क्या अब भी आपको लगता है कि ये कंपनियाँ निवेश के लायक है? ये जो कंपनीज हमने कवर की है एंटी फ्रेजाइल में, हमने ये देखा है कि ये कंपनियां एंटी फ्रेजाइल है। उनके प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहेंगे जैसे मार्केट में होता है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये कंपनियां अभी भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। इनके जो इंटरनल कल्चर है, सिस्टम्स है, अप्रोच है, ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी अभी भी काफ़ी बड़ी है, ये कंपनीज में कैपेबिलिटी है कि ये इसको कैपिटलाइज करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे एंड दे विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो अगर ग्रोथ होगा और मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है तो इसमें इन्वेस्टर को रिटर्न मिल सकता है। एज आई सेड, इन द शॉर्ट टर्म तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस ये कंपनियां वैल्यू क्रिएट करेंगी, इनमें कैपेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, तो उसका आंसर है हाँ, एब्सोल्युटली। विकास, कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक को चुनना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसी छोटी कंपनियाँ आपकी लिस्ट में शामिल हुई है, इस बुक में शामिल हुई है, जैसे कि हेवल्स। ऐसा क्या आपको इस कंपनी में दिखता है कि आपको लगता है कि ये लंबे समय तक बहुत अच्छा करेंगी? हमारा उसमें ये मानना था कि एक तो जो जिस हिसाब से हेवल्स की ग्रोथ हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है, कल्चर ऑफ पीपल एम्पावरमेंट, कल्चर ऑफ doing everything in a systemic manner, building organization for scale, ये जो 3-4 चीज़ें हमने देखी, उससे लगा कि ये और अपॉर्चुनिटी स्पेस तो बहुत बड़ा है। सो जो भी कंपनी आपने इसमें देखी होगी, दे आर ऑल इन अ वेरी लार्ज अपॉर्चुनिटी स्पेस। सो कंपनी जो बड़ी स्पेस में है वो बड़ी बन पाने के लिए ओनली 3-4 इंटरनल चीज़ें होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी स्केल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उनका पीपल एम्पावरमेंट है कि नहीं है, कल्चर कैसा है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, गवर्नेंस कैसी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों पे हमने काफ़ी फोकस किया। तो हेवल्स के अंदर हमने ये सोचा कि अपॉर्चुनिटी स्पेस बहुत बड़ा है, ये 10-20 सालों तक ग्रो होते ही रहेगा गिवन इंडिया का। जो उसके अंदर हमको ये लगा कि मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एम्पावरमेंट कल्चर बहुत है, तो उससे लगता है कि ये एक आगे आने समय में ग्रोथ कैप्चर कर पाएंगी इस एनवायरनमेंट के अंदर। तो वही एक हमारा उस पर थॉट प्रोसेस था। बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ कंपनियां ऐसी है जो छोटी से बहुत बड़ी बनने की ताकत रखती है और जहां पर विज़न मैनेजमेंट का काफ़ी बेहतरीन है। ऐसी कुछ और कंपनियों पर हमारी इस खास चर्चा में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फार्मा एक इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी रही रशेष भाई, आपसे उस पर बात करना चाहता हूँ। और कुछ फार्मा कंपनियाँ आपने यहाँ पर चुनी है। अब बात यही कि फार्मा और FMCG IT के बाद ऐसा लगता है कि बड़े महंगी कंपनियाँ हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने महंगे वैल्यूएशंस होने के बावजूद कुछ कंपनियाँ ऐसी है जहाँ पर आप बड़े कंफर्टेबल हैं, पैसा लगाने की राय देंगे? हाँ, ये एज आई सेड अर्लियर, ये क्या है कि फार्मा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हर कोई कंपनी उस इंडस्ट्री में स्केल अप नहीं कर सकते। तो हमने जो कंपनियाँ कवर की है, इनकी अपॉर्चुनिटी भी लार्ज है और इनकी इंटरनल कैपेबिलिटी है स्केल करने की, जो विकास ने कहा, पीपल एम्पावरमेंट, ऑल ऑफ दैट। और ये क्या है, वैल्यूएशन ऊपर नीचे होते रहता है। इनफैक्ट हमारी तो ये अप्रोच है कि जब भी मार्केट करेक्शन होता है, कुछ भी इवेंट हो गया, इलेक्शन हो गया, ग्लोबल इवेंट हो गया, तो हर उस इवेंट में ये सब कंपनियां में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या बिकॉज अच्छी कंपनियां भी ख़राब मार्केट में सस्ती हो जाती है। सो 10-15% फॉल तो आते रहता है और ये अपॉर्चुनिटी हर दम मिलेंगी इन्वेस्टर्स को इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो आप इन्वेस्ट करते हो 5 साल 60 साल का एक्सपेक्टेशन है, सो इतने हरी भी नहीं है। इन्वेस्टर्स अपने लिए वेट कर सकते हैं कि जैसे थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे होता है, बट जो प्राइस नीचे होता है वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है ये सब में। लेकिन फार्मा चूंकि एक डिस्टर्ब स्पेस रही है पिछले कुछ दिनों में US FDA के एक्शन की वजह से, आपने जो कंपनियां चूज़ की है डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन है, तो आपको क्या लगता है, क्या दिग्गज फार्मा कंपनियां ज़्यादा सेफ और बेहतर है बजाय कि मिड कैप फार्मा कंपनियों पर भरोसा किया जाए? आई थिंक ये जो हमने कवर की है, हमने इनको इंटरनली स्टडी की है,
स्ट्रैटेजी जो अप्रोच है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैलेंस करने का, जो मैनेजमेंट टीम को स्केल अप करने का, इनकी जो मार्केट सेगमेंट की स्ट्रैटेजी है, ये देख के हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये दो कंपनियां बहुत कुछ ग्रोथ कैप्चर कर सकती है और करेंगी। जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और जो इनकी आगे जाने की स्ट्रेटजी है, ये दोनों देख के ये लग रहा है कि ये कर सकेंगी। काफ़ी और भी कंपनियां हैं जो अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट हमने जो कवर किए 25 कंपनियां, ये ऐसी कंपनियां हैं कि अगर एडवर्सिटी आए तो ये स्ट्रॉन्गर होएगी। लेकिन फार्मा और आईटी के विपरीत एफएमसीजी या फिर यूँ कहें कि कंजम्पशन से रिलेटेड जो इंडिया की स्टोरी है, उसमें जो आपने कंपनियां पसंद की विकास, वो थोड़ी अलग है और वो थोड़ी छोटी भी हैं। मैरिको मैं आपकी लिस्ट में देख रहा हूँ, गोदरेज कंज्यूमर देख रहा हूँ, तो क्या इन कंपनियों में ज़्यादा बेहतर मौके हैं लीवर आईटीसी के बजाय? इनके अंदर आई थिंक उनके करने का पीछे एक मकसद ये रहा था कि ये सब कंपनियां मिड साइज स्पेस में ग्रोइंग फास्ट, एंड इनके लिए इंडिया ही मार्केट नहीं है। अगर ये देखेंगे तो ये सब कंपनियां इंडियन एमएनसीज करके इमर्ज हो रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो अफ्रीकन मार्केट्स में, अपना ईस्ट एशियन मार्केट में, आई थिंक दे आर एक्सपेंडिंग द मार्केट बियॉन्ड इंडिया। सो इनकी ब्रांड अच्छी है, अपॉर्चुनिटी स्पेस बड़ा है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है वो भी एक बहुत ही अच्छे से, आपने देखा होगा पिछले 5-7 सालों 10 सालों में इन्होंने एक अच्छे से स्केल अप किया है। सो ये जो इन कंपनियों को देखा जाना चाहिए जो बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, एंड सो आई थिंक कंजम्पशन सेक्टर में अभी एक थोड़ा स्लो डाउन का इंडिया के अंदर माहौल बना हुआ है, पर हमें लगता है कि ये बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन से आने वाले 10 सालों में ये इंडियन एमएनसीज करके उभर के आएंगी, एंड इससे हमको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही अच्छी सुपीरियर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को देंगी, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से काफ़ी कुछ बड़ी बन सकती है। और विकास, एक और इंटरेस्टिंग कैंडिडेट जो आपकी लिस्ट में मुझे दिख रहा है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, और जनरली कम रिसर्च स्टॉक है ये, बहुत लोग अब तक इन्वेस्टेड भी नहीं है और शायद जानते भी नहीं। आपने क्यों पसंद किया इसे? अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट को B2B बिजनेस को B2C बिजनेस बनाया है। और आई मीन मधुकर भाई हमारे कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने, मेरे को लगता है कोई आज तक कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया, पहली बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और अपना व्यू शेयर कर रहे थे कि ये कंपनी ऐसी है कि इन्होंने एक अपने स्पेस में B2B में एक अच्छी ब्रांड क्रिएट की, और नॉट ओनली ब्रांड की, एक मार्केट क्रिएट किया। और उनकी जो आप कोई भी चीज़ देखें, सक्सेस ऑफ फेविक्विक और एनीथिंग, they are very good at understanding the market need, customer need and what they want and create a market out of it, and बड़े ही अंडर द राडार काइंड ऑफ मैनर के अंदर, ये बहुत ही शो ही नहीं है। आई थिंक उन्होंने एक अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से अच्छी ब्रांड क्रिएट की है, बट उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी स्पेस को कैप्चर किया है, मार्केट एक्सपैंड किया है, ये यूनिक कैपेबिलिटी बहुत ही कम कंपनीज में होती है। और ये जब बिना कुछ बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर किए हुए एंड बहुत ही नाइस मैनर में 20-25% ग्रोथ कंपनी में आती रहती है। हो सकता है 1-2 साल में कुछ सेटबैक आ जाए, बट एक अच्छे ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी ग्रो कर रही है, मार्केट स्पेस क्रिएट कर रही है और अच्छी ब्रांड है। तो हमें लगता है कि, और ये भी एक इंडियन एमएनसी काइंड ऑफ कंपनी बन के उभर रही है, तो हमें लगता है कि ये कंपनी अगर 10 साल का आप व्यू लेंगे तो हो सकता है यहाँ से 5 से 7 गुना भी हो सकती है। तो अगेन अच्छा कंपनी, बड़ी स्पेस, good management, we think that it could be a very very big opportunity. फाइनली रशिद, जनरली हम स्टॉक्स पर और कंपनी पर बात कम करते हैं, लेकिन आज चूंकि आपने ये बुक लिखी और इतना मौका हमें मिला है, जानना ये चाहता हूँ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, चूंकि इलेक्शन का एक बड़ा ट्रिगर सामने है, क्या ये 6000 के आसपास के इस वक्त जो निफ्टी के लेवल है, ये एक अच्छा मौका है बाजार में उतरने के लिए, या फिर इलेक्शन का इंतजार किया जाए? आई थिंक ये अच्छा मौका है अगर आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इलेक्शन का रिस्क तो है ही इंडिया में। आई मीन अभी एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट बहुत स्टेबल होगा, क्लीन मैंडेट होगी, लेकिन इंडिया में इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सो जो रिस्क कवर्स इन्वेस्टर्स है, दे कैन वेट फॉर दैट। जो इन्वेस्टर्स की लॉन्ग टर्म हॉराइजन है, आई थिंक ये जो करेक्शन आ रहा है, जो करेक्शन थोड़ा अंडरवे है, इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो इंडिया में लास्ट 3 साल में हुआ है उसमें आई थिंक एक बेस क्रिएट हो गया, एक मार्केट का बेस क्रिएट हो गया है, एक एक्विटीज़ का बेस क्रिएट हो गया है, और इसके ऊपर आई थिंक अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आने चाहिए अगले 3-4 साल में। एक अलग सवाल है आपके लिए, जो थीम आपने रखी है एंटी फ्रेजाइल और थ्राइविंग इन एडवर्सिटी, एडलवाइज ऐसी इंडस्ट्री में है जो पिछले 7-8 साल से बड़ी मुश्किल में है, ब्रोकरेज इंडस्ट्री, आपने कैसे अपने आप को एंटी फ्रेजाइल बनाया और किस तरह से इस एडवर्सिटी में भी आप ग्रो करके और विकास, चूँकि आप इंस्टीट्यूशनल बिजनेस देखते रहे, आपकी फर्म डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म से नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, ये कैसे किया है? आई थिंक एज यू सेड, आई थिंक हम हर कंपनी को ये ट्राई करना चाहिए वो ज़्यादा एंटी फ्रेजाइल बने। तो हमारा भी अभी तो प्रोसेस है,
हम ये चाहते हैं कि हम जिंदगी भर ट्राई करते रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटी फ्रेजाइल होते रहे, लेकिन हमने 3-4 चीज़ की है लास्ट 5-6 साल में। एक तो हमारा बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है, तो अभी हमारा क्रेडिट बिजनेस है, कैपिटल मार्केट बिजनेस है, कमोडिटीज़ का बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है। तो बिल्कुल यहाँ पर देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस की तरफ से राय साफ है, और वो ये कि बाजार में उतार चढ़ाव से घबराइए मत। इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी पड़े या तेज, घबराइए मत। अच्छी कंपनियों में पैसा लगाने का मौका है। देखिए सिर्फ ये कि कंपनियों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही नहीं, उनके मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है और ख़राब समय में कंपनियां कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाती है। इस खास चर्चा में आज हमारे लिए वक्त देने के लिए रसेश और विकास, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।